राष्ट्रीय द्रोह के मामले में इनके बजरंग दल के लोग और बीजेपी के लोग जिन्होंने आईएसआई की पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की जासूसी की है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का प्रकरण फिर से दायर किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। अपने जिन बयानों को लेकर दिग्विजय सिंह अक्सर घिर जाते थे, अब चुनाव के पास उन्हीं बयानों के जरिए वो बीजेपी पर हमलावर है। आरएसएस और बजरंग दल हमेशा से उनके निशाने पर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में वो दोनों के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को हमेशा मुद्दा बनाने वाली बीजेपी को दिग्विजय सिंह ने उसी मुद्दे पर चुनौती दे डाली। 20 साल में किस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, डंपर केस का क्या हुआ, व्यापम का क्या हुआ, घोटाले पे घोटाला, ई टेंडरिंग का घोटाले का क्या हुआ, पाकिस्तान एजेंसी के लिए आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए बजरंग दल के लड़के पकड़े गए, भाजपा के आईटी सेल के लोग पकड़े, उसका क्या हुआ, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों दायर नहीं हुआ, उनकी जमानतें कैसे होने दी? अरे आ जाओ सामने ना। दिग्विजय सिंह के अचानक आक्रामक होने को सियासी जानकार कांग्रेस की एक रणनीति मान रहे हैं, जिसके तहत दिग्विजय सिंह बीजेपी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुद्दे से भटककर बीजेपी दिग्विजय सिंह को घेरने में लग जाए और उधर कमलनाथ और कांग्रेस को अपना एजेंडा सेट करने का मौका मिल जाए। हालांकि बीजेपी का अब भी यही मानना है कि दिग्विजय सिंह की सक्रियता उल्टे बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगी। भोपाल से सागर जाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते थे, भोपाल से इंदौर जाने के लिए 7 घंटे लगते थे। रोडों की इतनी ख़राब स्थिति थी, गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है ये पता नहीं चलता था। लाइट कब आएगी कब जाएगी, ये इंजीनियर मुख्यमंत्री के हाल हैं। एकमात्र व्यक्ति को जिसको बंटाधार की उपाधि मिली वो शिरोमणि बंटाधार दिग्विजय सिंह जी थे। एक राष्ट्रवादी संगठन के बारे में इस तरीके की बातें करना ठीक नहीं है। आपके संबंध किसके से, जाकर नाइक से लेकर के किन किन लोगों से संबंध है ये दुनिया जानती है। दिग्गी ने राजनीतिक संन्यास के बाद जब री एंट्री ली तो उसका असर भी 2018 चुनाव में देखने को मिला था, लेकिन 23 के समीकरण बदले बदले हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती है। ऐसे में किसका गेम किस पर भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या दिग्विजय सिंह के जरिए कांग्रेस एक रणनीति के तहत काम कर रही है? सवाल नंबर 2, क्या दिग्विजय सिंह बीजेपी का ध्यान भटका रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या दिग्विजय सिंह की सक्रियता कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ध्यान भटका रहे दिग्गी। दिग्विजय सिंह जी के बयान सिर्फ कई बार तो ऐसा लगता है कि वही जानते हैं कि किस रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया है और इस बयान से वो क्या इम्पैक्ट चाहते हैं पार्टी के लिए और अपने लिए। और यही वजह है कि उनके बयानों के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं और कई बार उनकी अपनी पार्टी भी अचंभे में रहती है कि ये बोल क्या गए दिग्विजय सिंह। कई बार उन्हें बोलने से रोकते हुए भी देखते हैं हम कि नहीं साहब मत बोलिए, या ये दिग्विजय सिंह जी की निजी राय है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जिस कैलिबर के पॉलिटिशियन हैं वो सोच समझकर और बहुत ही इंटेंसिटी से, बहुत ही ताकत से अपनी बात रखने वाले राजनेता हैं। अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्हें हमला बोलने के लिए वो जाने ही जाते हैं, बीजेपी पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, बजरंग दल पर, वो ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका ये निर्देश आज भी चर्चित है कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में नहीं जाएंगे। तो ये दिग्विजय सिंह है और यही वजह है कि बीजेपी और संघ और तमाम बीजेपी के आनुषांगिक संगठन दिग्विजय सिंह जी का नाम सुनते ही एक अलग किस्म की भाव मुद्रा में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह शायद चाहते भी यही हैं कि उनका नाम हो और उधर मुट्ठियां भिज जाएं, चेहरा तमतमा जाए, नहीं तो फिर मैं काहे का दिग्विजय सिंह। तो क्या ये ध्यान भटकाने की रणनीति है या फिर ये एक तरह से कहा जाए कि दिग्विजय सिंह की स्टाइल है राजनीति की, या फिर दिग्विजय सिंह जो भी कह रहे हैं जाहिर तौर पर उससे अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश उनके दिमाग में होगी। तो ध्यान भटकाते हुए अपनी पार्टी को आगे ले जाना और बीजेपी पर हमला बोलने के लिए द वन एंड ओनली दिग्विजय सिंह
कई बातें हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र मिश्र जी, बहुत स्वागत करता हूं। विंध्य की वाणी हैं। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ रहेंगे, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका बहुत स्वागत है। मनोज, किस तरह देखा जाए दिग्विजय सिंह जी के बयानों को, और अब जबकि वो 2018 की तरह अपनी पूर्व स्थिति को चुनाव में प्राप्त कर चुके हैं, जिसको लेकर पहले कुछ समीक्षकों ने संदेह भी जताया कि गुरु गाड़ी अब वैसी नहीं है जैसी 2018 में हती, पटरी छोड़ चुकी है थोड़ी बहुत, वो सब भी शंकाएं निर्मूल साबित हो गई हैं। यानी दिग्विजय सिंह जी की गाड़ी बिल्कुल उसी तरह पटरी पे है कमलनाथ जी के साथ जैसी 2018 में थी। वैसे ही वो मनाने में, जैसे पत्तल वाला अभियान था उनका, इस बार भी वैसा ही अभियान चल रहा है। किस तरह देखते हैं आप जी? देखिए, दिग्विजय सिंह निश्चित रूप से बहुत ही अलग रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रहे होंगे जैसा समझ आ रहा। एक तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय कोई रहने वाला नेता है, वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, तो उसमें नंबर 1 दिग्विजय सिंह है। तत्काल लोगों की बातों को पकड़ लेना। अब तो उन्होंने नए तरीके से काम भी किया है कि यदि कोई वरिष्ठ पत्रकार या कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसको रिट्वीट ना करते हुए कोट ट्वीट कर देना। तो ये बताता है कि दिग्विजय सिंह वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी समझ रहे हैं और परिस्थितियों को भी समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कुछ दिन पहले जब कार्य समिति हुई कि हमारा जो निशाना रहेगा वो दिग्विजय सिंह रहेगा। यदि हम दिग्विजय सिंह को ज़्यादा निशाना बनाते हैं तो वो और एग्रेशन में आएंगे और निश्चित रूप से उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। लेकिन शरद जी, एक इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक आप समझिएगा कि दिग्विजय सिंह ये भी समझ रहे हैं कि वो जो चुनाव रहा करते थे, 2003 के बाद 8 का चुनाव हुआ, 13 का हुआ, फिर 17 का चुनाव हुआ, लेकिन 23 का चुनाव अलग है। इसमें मतदाता बदल जाएगा, मतदाता की संख्या वो ज़्यादा हो जाएगी जो नहीं जानता कि दिग्विजय सिंह का शासनकाल 2003 का कैसे रहा, आप कितनी बार उसको दिखाएंगे। और इसीलिए पहली बार उन्होंने कहा, शायद आपने भी पहली बार सुना होगा, कि वो खुद अपने मन से कह रहे हैं कि अब मैं मंच पर बात करने को तैयार हूँ, मेरे 10 साल के कार्यकाल की मैं मंच पर बात करने को तैयार हूँ, चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, सिंधिया जी के खिलाफ भी चुनाव अगर पार्टी कहेगी तो लड़ लूंगा। तो वो मुझे लगता है वो समझ गए और बहुत ही रणनीतिकार है। पर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी यही चाह रही कि दिग्विजय सिंह जितने सक्रिय होंगे उसका लाभ उनको मिलेगा, और किसी तरह यदि दिग्विजय वर्सेस शिवराज हो जाता है तो ये कहीं एक डॉज भी तो नहीं हो सकता। कई बार आप ये मान लेते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के आने से काम बहुत आसान हो जाएगा, और काम आसान हो गया कांग्रेस का, क्योंकि पुराना मुद्दा 2003, बार बार ये चीज़ समीक्षक भी पूछते हैं कि बीजेपी के पास क्या दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के अलावा मुद्दे नहीं हैं। हम डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी से जानेंगे। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, आप किस तरह देखते हैं दिग्विजय सिंह जी की इस रणनीति को? और बड़ा सवाल ये भी है कि पुरानी बातें छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी, कहा तो यही जाता है जी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने खंडवा में जो कुछ कहा है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पिछले 30-40 सालों में जब से दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक जीवन है, हर राजनेता या हर व्यक्ति अपनी कुछ यूएसपी होती है जिसको वो ताकत बनाता है। तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ को अपने सामने रखा है कि इस देश में जो अल्पसंख्यकों के वोट हैं वो उनकी गुडविल दिग्विजय सिंह जी के साथ रहे। खंडवा में ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ उनका जो भाषण है, ये जो बात है, ये इसलिए है कि कर्नाटक में जो असर कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया, जिससे उनको फ़ायदा मिला कि मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट किस तरह किया जाए, और उन्होंने जनता दल सेक्युलर से 5% जो मुस्लिम वोट था वो ट्रांसफ़र कर लिया, उससे कांग्रेस की विजय हो गई। दिग्विजय सिंह जी को मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि खंडवा में और बुरहानपुर में, चाहे ओबीसी की पार्टी हो या कई बार कुछ निर्दलीय, अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। तो कुछ वोटों की सेंध भी ना लगे और इसीलिए वो सीधे बजरंग दल को चुनौती देने पे आ गए। लेकिन मैं दिग्विजय सिंह जी को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें दम है, कांग्रेस पार्टी में दम है, तो कर्नाटक में प्रतिबंध लगा के दिखाएं, क्योंकि इस तरह की कोई वैधानिक आधार उनके पास नहीं है, इस तरह का कोई नैतिक आधार उनके पास नहीं है। कानून का राज है और किसी भी दल के ऊपर, किसी भी संगठन के ऊपर, किसी सांस्कृतिक संगठन के ऊपर प्रतिबंध की बात करना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अब चूंकि दिग्विजय सिंह जी का रवैया पिछले 35-40 सालों में कभी लोकतांत्रिक नहीं रहा है, बहुत फासिस्ट तरीके से काम करते हैं। 10 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे, आप बहुत संजीदा राजनेता हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि कई बार ये भी क्या हो सकता है कि दिग्विजय सिंह जी आपका ध्यान बजरंग दल पर ही केंद्रित रखना चाहते हैं? आपकी छवि एक हिंदूवादी या हिंदुत्व प्रधान पार्टी के तौर पर ही वो ऐसा विषय उठा देते हैं कि आप जब बजरंग दल
और इन सब पर आ जाते हैं, तो वो यही चाहते हैं शायद नहीं, कि असल में एक वर्ग विशेष में बीजेपी की छवि वैसी ही बनी रहे। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी राजनेता जो रहता है या कोई भी व्यक्ति रहता है, उसी चीज़ को उठाना चाहता है जिस मुद्दे पर उसको गंभीरता से लिया जाए मीडिया में, जनता में, कि जो कुछ कह रहा है वो। तो दिग्विजय सिंह जी, जैसा मैंने पहले बात शुरू की कि उनकी यूएसपी यही है कि वो लादेन के समर्थन में बोलते हैं, वो हाफिज़ सईद के समर्थन में बोलते हैं, वो जाकिर नाइक के समर्थन में बोलते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये उनकी यूएसपी तो अपनी जगह है, लेकिन खंडवा में ख़ास तौर पर उनका ये भाषण मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए है, और 1% 2% जो भी असर पैदा करना चाहे वो। और दूसरी बात यह कि दंगे हुए थे पिछले साल खंडवा में, दंगाइयों में से बहुत सारे जेल में पहुंचे और बहुत सारों की संपत्तियों को पुलिस ने उन पर दबाव बनाने के लिए जो भी अवैध काम था उन पर सब पे उनको ठीक किया। तो दिग्विजय सिंह का ये बयान उन दंगाइयों को संरक्षण देने के लिए है और मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए है। ये मेरा सीधी राय है। मिश्र जी, आपने सुना डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय यानी बीजेपी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। सवाल ये है कि क्या यही जो मैंने पूछा दीपक जी से वही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अगर हम ये माने कि इस आरोप में सत्यता है कि दिग्विजय सिंह जी का रुझान एक वर्ग विशेष की तरफ होता है, जो भी कारण हो, वो एक बड़े राजनेता हैं और कई बार उनकी यही अल्पसंख्यक परस्त सियासत कांग्रेस के लिए चुनौती बनती है। जयराम रमेश यात्रा के दौरान कश्मीर को लेकर उनके बयान पर जो टीका टिप्पणी उनकी थी, उस पर आग्रह करते नज़र आते हैं कि मत बोलिए, आप बिल्कुल मत बोलिए, मीडिया से बात नहीं करनी है। सब चकित भी रह जाते हैं। आप किस तरह देखते हैं दिग्विजय सिंह जी की इन चीज़ों को, और क्या आपको लगता है कि आज के दौर की राजनीति के हिसाब से उनकी राजनीतिक शैली पूरी तरह फिट? और हालांकि कठिन सवाल है, आप एक वरिष्ठ राजनेता के बारे में कमेंट मांग रहा हूं मैं आपसे सार्वजनिक मंच पर, एक टेलीविजन चैनल पर। दीपक भाई को मैं सुन रहा था शरद जी, और टॉपिक भी आपका बहुत सामने है। अभी मनोज जी भी बातचीत कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी कोई आज महीने 2 महीने, साल 2 साल के नेता नहीं, 45-50 वर्षों से इस राज्य में और देश में एक जाना माना चेहरा और कांग्रेस का एक मुख्य चेहरा काम करने की दृष्टि से रहा है। हम उनको तब से भी जानते हैं जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष राघवगढ़ बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, और जैसा बीच में बाइट में दिखाया भी गया कि कई बार वो ऐसी परिस्थितियां आई कि जब वो अवसान की तरफ। मुझे तो नहीं लगता कि इन 40-45 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में दिग्विजय सिंह जी ने कभी पीछे मुड़ करके देखा हो। उतार चढ़ाव जीवन में सबके आते हैं, और न मैं इस काम के लिए यहाँ बैठा हूं कि आज उसका मैं वर्णन करूं, लेकिन मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जो काम करते हैं उस पर नजर पार्टी की भी रहती है और पार्टी के बाहर वालों की तो रहती ही है। मैं दीपक जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह वो व्यक्तित्व हैं जो मध्य प्रदेश में 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। एक छोटी सी जगह पे आदमी होता है तो उसकी 10 गलतियां निकाली जा सकती है। मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह 10 वर्ष रह लिए, और महीने में 1, 2, 3 तो आरोप आप सब पर वो लगा ही देते हैं। अभी मैं सुन रहा था, कभी व्यापम की बात कर रहे थे वो, कभी अन्य बिंदुओं पर। आपने इन 10 वर्षों में एक चिंदी के बराबर भी कोई आरोप दिग्विजय सिंह पर प्रमाणित नहीं लगा पाए। तो इसलिए केवल ये कह देना कि दिग्विजय सिंह पर यह आरोप है कि दिग्विजय सिंह पर वो आरोप। दिग्विजय सिंह एक नेता हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, जो बात कहते हैं मुझे नहीं याद आता है, हो सकता है शरद जी को ध्यान हो, सब सीनियर लोग बैठे हैं, जब वो कोई बात कह देते हैं मैंने बदलते कभी दिग्विजय सिंह जी को नहीं सुना। जो उन्होंने कह दिया है वो प्रामाणिकता के साथ उस पर खरे उतरते हैं। तो लेकिन मिश्र जी मेरा आग्रह इसमें यह भी है कि ये बिल्कुल सही बात है, दिग्विजय सिंह जी अपने कथन पर कायम रहते हैं, लेकिन हर चीज़, माफ़ कीजिएगा, नफ़े नुकसान के नज़रिए से देखी जाती है, चाहे राजनीति हो। मुझे याद है दीपक जी भी इत्तेफाक करें, गोविंदाचार्य जी में क्या हम उनकी कोई कमी ढूंढ सकते हैं? एक वाक्य, एक शब्द जो है कहाँ ले जाता है। मुखौटा एक शब्द उन्होंने जो अटल जी के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद जिस तरह से उनका थिंक टैंक कहा जाने वाला राजनेता कहाँ खिसक गया।
इसका अफसोस गोविंदाचार्य जी को नहीं होगा, लेकिन उनके बहुत से प्रशंसकों को हो सकता है। तो दिग्विजय सिंह जी भी जो कर रहे हैं, क्या पार्टी उसको नफे नुकसान के नजरिए से नहीं देखती है या नहीं देखना चाहिए उसे? मुझे लगता है कि ये हमारे पार्टी का विषय है और निश्चित रूप से देखा जाता होगा। बढ़िया उत्तर है। मैं आपसे राजनीतिक चातुर्य से भरा हुआ और सही उत्तर जी। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि उन परिस्थितियों में जब दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लग रहे थे, तब भी उन्होंने जब नर्मदा की परिक्रमा किया और परिक्रमा करने के पश्चात लगभग 116-17 सीटें कांग्रेस जीत करके आई, उसमें अन्य तमाम सारे लोगों का भी योगदान है, लेकिन उनने एक तरीके से उस काम को आगे बढ़ाया जी। तो ये कह देने भर से विरोधियों का तो काम है, वो तो विरोध की बात करेंगे, लेकिन जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य का प्रश्न है, उन्होंने इस राज्य को जाना, समझा और उस तरीके से काम किया। मनोज ये भी समझाइए, कहने वाले ये भी कहते हैं जैसे किसी संस्थान में होता है कि आपस में नंबर 1 नंबर 2 में ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं डांटूंगा, तुम समझा लेना यार, मैं बहुत जोर से भड़क जाऊंगा और भड़क गया मैं, अब संभालने का काम तुम्हारा है। दिग्विजय सिंह जी और कमल, और फिर कई बार नंबर 1 नंबर 2 ये भी कहते हैं कि अपने बीच में डिफरेंसेस डालो यार, ऐसा मैसेज जाने दो टीम में कि मेरी तुम्हारी बिल्कुल नहीं बन रही है, इससे क्या तुम्हारे पास दिल की बात कहने वाले आएंगे, मेरे पास दिल की बात कहने एक्सपोज हो जाएंगे। राजनीति में कुछ भी संभव है, हम तो यहाँ बैठ के दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी का रिश्ता तो ऐसा ही है साहब। कोई ये बात नहीं जानता, कोई कहता है फोन पे, अरे मैंने तो डांटते हुए सुना है दिग्विजय सिंह जी को, भैया क्या क्लास ली है आज दिग्विजय सिंह जी की, तो वो भी कहता है अरे नहीं भैया, राजा भी कह देता है कि क्या आपसे पूछ के जाएं, क्या आपसे अनुमति लेने के बाद हम जाएं मुख्यमंत्री से मिलने। अरे साहब, राजा भी 10 साल का मुख्यमंत्री है और इसी में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी उलझ जाता है, बीजेपी भी उलझ जाती है, आप और हम भी उलझ जाते हैं जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और दोनों नेताओं के बारे में लोग अपने अपने तरह से विचार कर सकते हैं शरद जी, लेकिन दोनों की ट्यूनिंग को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 2018 में देखा, और वो जब माधवराव सिंधिया का एक मामला आपको याद होगा, जब उस दौर में बातें चली थी जिसमें क्या क्या हुआ था वो भी सब जानते, और उसके बाद से कभी दोनों के बीच में इस तरह की बातें चलती रहती। राजनेता अपने दृष्टि से देख सकता, जो दर्शक है या हम लोग हैं अपने तरीके से सोच सकते, लेकिन 2019 का 2018 या 23 के बाद हम देख रहे हैं, 23 के जो चुनाव है उसमें तो बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग। उसकी वजह भी यही है कि ये चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। दोनों उस जगह है जहाँ कुछ पाना चाहते, क्योंकि खोने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाने के लिए इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा अवसर नहीं है। तो हमें लगता है दोनों की ट्यूनिंग उसी तरह बढ़ रही है, और इसमें कई चीज़ें, जैसे संगत में पंगत यदि कार्यक्रम है और वो 5 वचन देते हैं कि जिसमें समन्वय, संवाद या बाकी जो वचन है उसके तहत हमें आगे बढ़ना, तो दोनों के मिलन के साथ ही आगे बढ़ रहे होंगे। बिल्कुल। और कमलनाथ का कहीं ना कहीं एक तरह से सॉफ्ट टारगेट जो कहा जाए वो भारतीय जनता पार्टी है, और उसको यदि टारगेट करना है तो उससे दिग्विजय सिंह से बेहतर कोई नहीं। मुझे एक उदाहरण भी ध्यान आता है मनोज, मुल्तान था ये पाकिस्तान का शायद, जहाँ वीरेंद्र सहवाग आग उगल रहे थे और शायद 13 शतक उन्होंने जड़ा था। 296 पर वो थे और सचिन तेंदुलकर उनके पास गए, उन्होंने कहा बहुत संभल के खेलना है ना, चक्कर नहीं पड़ना, इतिहास बनाने जा रहे हो, 3रा शतक है, 13 शतक। तो उन्होंने बड़ा ऐसा सर हिलाया और अगली गेंद पर छक्का मार के अपना 13 शतक पूरा किया। दिग्विजय सिंह जी भी, चाहे जयराम रमेश रोक लें उनको, चाहे उन पर आरोप लग जाएं, चाहे उनकी बात हो जाए, लेकिन ये भी सही है जो बात राजेंद्र मिश्र जी कह रहे थे कि 10 वर्षों में बीजेपी उनके शासनकाल में कुछ ऐसा नहीं ढूंढ पाई, जबकि एक नेता ने तो ये कॉल भी रखा था कि जो कोई बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने कि जो कोई दिग्विजय सिंह के खिलाफ कुछ भी लाएगा उसको मैं इतना पुरस्कृत करेंगे हम कि वो कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन ये हो नहीं पाया, ये हो ना सका। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, कई बार व्यक्ति अपने मिजाज से चलता है, जैसे आपके यहाँ भी एक नाम मुझे ध्यान आता है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी का। वो कब, कहाँ, किस मंच पर वो अपनी शैली की राजनेता रही हैं, अपनी मिट्टी की राजनेता रही हैं, डर भय उनके पास भी नहीं फटकता, और कई बार तो जो उनके पास शक्ति ताकत रहती है वो उसको छोड़कर वैरागिन हो जाती हैं, और जब वो छूट जाती है तो उनको चिंता हो जाती है। ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कही थी, मैं कब क्या कह दूं, कुछ मैं नहीं जानती, खुद नहीं समझ पाती। बहरहाल ये भी राजनीति का एक चेहरा है, इसका भी स्वागत होना चाहिए, इससे कोई परे। लेकिन राजनीति का जो बड़ा ऑर्थोडॉक्स चेहरा है दीपक जी, बहुत सदे हुए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।
मुझे लगता है कि ये पार्टी मंच पर कही जाने वाली बात। इसमें दिग्विजय सिंह जी या उमा भारती जी कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये दोनों राजनेता बहुत रंग तो भरते हैं, इससे तो आप सहमत होंगे। नहीं, देखिए शरद जी, पहली बात तो ये है कि उमा जी की जहाँ तक बात करें, उमा जी के बयान या जो जब भी कुछ भाषण इस तरह की बात होती है जिस पर किसी को कोई आपत्ति हो या अति जिसमें लगे, तो उमा जी इमोशंस के हिसाब से व्यवहार करती हैं बहुत बार। लेकिन दिग्विजय सिंह जी इमोशंस के हिसाब से दिग्विजय सिंह जी इमोशंस के हिसाब से व्यवहार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जी का हर कदम और हर बयान बहुत कैलकुलेटेड होता है, चाहे पार्टी उससे किनारा करे, चाहे देश भर में पार्टी के लोग उसकी भत्सना करने लगे, कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन दिग्विजय सिंह सब कैलकुलेटेड करते हैं। और ये बात जो आपने इस सत्र को दूसरी बात शुरू करते समय कही कि कहीं ये दोनों का मिला जुला, मेरा निश्चित तौर पर मानना है कि दिग्विजय सिंह का ये बयान कमलनाथ जी की सहमति के साथ है। दिग्विजय सिंह का ये बयान खंडवा और बुरहानपुर के दंगाइयों को प्रश्रय देने के लिए और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करने के लिए, और दिग्विजय सिंह का यह बयान कमलनाथ की जो रणनीति है उसका पूरक है कि एक तरफ कमलनाथ जी हनुमान जी की पूजा करते जाएंगे, दूसरी तरफ तो जिहादियों को संरक्षण देते रहना। तो ये वोटों की राजनीति के लिए बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, मैं जरूर प्रतिक्रिया लूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप है बीजेपी की तरफ से डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय का, क्या कहेंगे राजेंद्र जी? जी नहीं, दीपक जी तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अपने काम को अलग अलग तरीके से बांट करके और अलग तरीके से करने में। एक बात सर जी मुझे जो दिखाई पड़ता है, हम लोग तो गांव खेड़े में बैठे रहते हैं, यहाँ घूमते फिरते रहते हैं, इस बार मुझे नहीं लगता है कि हमारे नेताओं को, ये ठीक है कि प्रबंधन और सब तरीके से व्यवस्थाएं, ये तो अपनी जगह है, चुनाव है, बड़ा चुनाव है, तो ये तो सब करेंगे, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता ने ही मन बना लिया है कि इन 18-20 वर्षों का जो राजकाज इनका है उसको वो समझ गई। तो इसलिए अब फैसला जो है उस विषय पर होना है। इन दोनों लोगों के विषय पर जो चर्चा हो रही है, तो चुनाव का वक्त है, होता यह है। अब इनके यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, सागर संभाग में कुछ मार धरपकड़ चल रही है, इंदौर में कुछ चल रही है, अध्यक्ष जी के इनके विषय में कुछ चल रहा है। तो इनके यहाँ तो जो समय जा रहा है वो आपसी विवादों में, झगड़ों में इस तरीके से जा रहा है। हमारे यहाँ अगर हमारे बड़े नेताओं में ही तालमेल इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, जिस पर बंसल न्यूज पर चर्चा का विषय बन गया है, तो यह हमारे लिए तो बड़ी संतुष्टि की बात है। और आने वाले समय में हमारे सभी नेता मिलजुल करके जिस तरीके से काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर भी और प्रांतीय लेवल पर भी जिस तरीके से मिलजुल करके काम कर रहे हैं, इस मिले जुले दीपक जी की बात पे मुहर लगाते प्रतीत हो रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं मोहर लग रही है, हम तो मोहर लगा रहे हैं शरद जी की बात पर, जिन्होंने डिस्कशन रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि मिलजुल करके जो काम कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, उस पर प्रदेश की जनता मोहर लगा रही है। 23 तक इंतजार करना पड़ेगा शरद भाई, इतना कहना चाहता हूं। चलिए मनोज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं आऊंगा आपकी तरफ की किस तरह से आप देखते हैं आगे यही शैली जारी रहेगी? दीपक जी बहुत खुलकर कह रहे हैं कि मिली जुली शैली की राजनीति है, आपस में तय हो जाता है कि अब ये कहना है। और दीपक जी का ये भी आरोप है कि हिंदुत्ववादी सनातन छवि को आगे बढ़ा रहे हैं कमलनाथ जी, क्योंकि उनको एक बहुसंख्यक समुदाय को साथ लेना है, और दिग्विजय सिंह जी अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ चल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषण करें तो ये अर्थ सामने आता है। जी देखिए, दिग्विजय सिंह तो ये समझ भी रहे और उनके ऊपर तो निश्चित रूप से छाप भी उसी तरह की लगी है। और आप देखिए, समय की नजाकत भी समझिए, निश्चित रूप से सही है। दीपक जी कह रहे हैं बुरहानपुर और खंडवा वो स्थान रहे हैं जो हमेशा अपने आप में चर्चा में बने रहे, और एक वर्ग विशेष की बात वहाँ ज्यादा होती रही, तो हमें लगता है उनको भी लगा साहब का भी खाता खुल गया था नगरीय निकाय में बुरहानपुर में, उनका खाता खुल गया बुरहानपुर से। और खंडवा में भी जो हुआ है शरद जी, तो उसमें ओबीसी भले जीत ना पाए हों, लेकिन एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई, क्योंकि जीत हार का अंतर जो था वो भी हमने देखा। पर 29 तारीख को फिर एक बैठक होने जा रही दिल्ली में, जो बैठक 24 और 26 को होनी थी वो टल गई है। अब उसकी तारीख तय हो गई 29, तो हमें लगता है 29 का भी इंतजार कर लेना चाहिए कि आखिर कितना तालमेल किसमें। निश्चित तौर पर, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति के दो बेहद अहम कांग्रेस की राजनीति के किरदार हैं। वो राजनीति की उसी शैली को आगे बढ़ा रहे हैं जिस शैली को लेकर शायद 2018 के चुनाव का जो पैटर्न था, और वो दोनों ये मानते हैं, क्योंकि वो राजनीति के करीब 3 दशकों से ज़्यादा के साथी हैं,
वो एक दूसरे की निगाहों से एक दूसरे के बारे में समझ जाते हैं और उन्हें मालूम है कि मैं क्या सोच रहा हूँ ये बड़े भाई साहब को मालूम पड़ जाता है और बड़े भाई साहब क्या सोच रहे हैं ये छोटे भाई साहब को मालूम पड़ जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर इसका फिल्मीकरण करें तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की ये जोड़ी बीजेपी के लिए तो एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी के लिए ये भी एक बात है कि बीजेपी ये मानती है कि जितना अधिक दिग्विजय सिंह जी मैदान में उतरेंगे कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसे मुद्दे भी मिल जाएंगे जो चुनावी मुद्दे के तौर पर कांग्रेस पर प्रहार करने के लिए उसका हथियार बनेंगे। अब देखते हैं किसको क्या मिलता है और कौन क्या खोता है। हमारी शुभकामनाएं दोनों पार्टियों के साथ हैं। बहुत धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद राजेंद्र जी, धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए हमारा खास प्रोग्राम अफसरनामा 2018 बैच की युवा IPS जो कि पूर्वोत्तर से आसाम से आती हैं मृगाखी डेका के साथ। नमस्कार।